आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें आनंद बनाती, महान बनाती है। ऑडियो वीडियो क्लियर, सुधीर कंबोज जी, बहुत बढ़िया। वैसे अगर सामरिक स्तर पर देखेंगे तो काफ़ी कठिन समय है और हम लोग सब जो हैं बहुत सारे न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे भी स्थिति क्या चल रही है। एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जब पहलगाम में हुआ, उसके बाद से सरकार के जो एक्शंस और जो रुझान और सारे न्यूज़ मीडिया को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि युद्ध ही चल रहा है। या सुबह उठ के आपको न्यूज़ देखने की इच्छा कर रही होगी, क्योंकि इतना भयावह हमला हुआ और जो पूरा वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की निंदा हो रही है या आतंकवाद की निंदा हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं पानी गिर रहा होगा, कहीं ये सारी चीज़ें हैं, कहीं तकलीफें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं साथ साथ। लेकिन हमें अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें सहना पड़ता है। और ऐसे दर्द और घृणा के माहौल में काम करने की दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आपको शांति, न्याय और विश्वास के साथ जो काम दिया गया है उसको करना बहुत जरूरी है। जिसका जो काम है, रोल प्ले है, वो कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है उन लोग करेंगे। आपकी जो जिम्मेदारी है आपको निभाना होगा, आपकी जो पारी है आपको खेलना होगा। बाकी जो चीज़ें हैं, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिसको देश की सेवा के लिए अवसर मिला है, जिसको जो काम मिला है वो अपनी जगह मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी अनुपालन वाली चीज़ है वो अनुपालन करनी है और हमारे जीवन में जो चीज़ काम आ रहा है उसको हम ठीक करेंगे। कभी भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी। आसमां को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी वहां जिद होनी चाहिए आसियां बनाने की। तो हम लोग का जो है सीखने के लिए तैयार रहिए और सब कुछ अच्छा होगा। एक मजबूत देश है और बेहतरीन देश है, इतनी सामरिक शक्ति है, कूटनीति तरीके से, राजनीतिक सभी परिदृश्य से जो है मजबूत देश में आप रहते हैं। अपने आप को भरोसा रख के आप लोग काम करते रहिए। आज के सेशन में हम लोग जो है रिकॉल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उड़ीसा ग्रामीण बैंक का एग्जामिनेशन हुआ था, लास्ट एग्जामिनेशन ये उड़ीसा ग्रामीण बैंक का हुआ था 27 अप्रैल 2025 को। और उनके रिजल्ट भी आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर मर्जर होना था। तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक मिलके पहले उड़ीसा ग्राम्य बैंक था, अब वो उड़ीसा ग्रामीण बैंक हो गया। तो उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो हैं, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये पूरी तरह से आपको मार्क्स देने वाले होते हैं या आपका पूरा काम जो है हल्का कर देते हैं ये क्वेश्चंस जो होते हैं। और पूरे टॉपिक में से ये क्वेश्चन जब हम रिकॉल क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको एक हिंट मिलता है कि उस टॉपिक में से हम क्या पढ़ेंगे। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ स्केल 1 से स्केल 2 एग्जामिनेशन 27 अप्रैल 2025 उड़ीसा ग्राम्य बैंक। अब 1 मई से सारे आरआरबी जो हैं, वन स्टेट वन आरआरबी हो गए हैं। तो एक वहाँ भी नई क्रांति और नई चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, उनके स्ट्रेंथन पर बात चल रही है। और बहुत सारे चेंजेस अभी आने वाले दिनों में आपके यहाँ आएंगे। पीयर टू पीयर बैंक में अच्छी ग्राहक सेवा, मजबूत बैलेंस शीट और देश के योजनाओं को लास्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचाने के लिए बैंकों को मजबूत दृष्टि से देखा जा रहा है। और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों का सीधा हाथ है। तो ये पारदर्शिता के साथ, ग्राहकों के जो निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ काम करने वाले जो बैंक हैं उनको मजबूत बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उसी का ही एक परिवर्तन जो है आपको 1 मई को देखने मिला होगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल आपको दिख पा रहा है? कोई साथी जरा कंफर्म कर देंगे, सुधीर जी, सवाल वगैरह सब दिख पा रहे हैं आपको जी स्क्रीन सब पर? देख पा रहे हैं सर। दिख पा रहे हैं। तो सवाल देखिए, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट या लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पर यह सवाल पूछा गया।
जब भी हम ऐसे सवाल पढ़ते हैं तो कुछ नए सवाल आते हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं या उस टॉपिक को जाके पढ़ते हैं, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। साथ ही साथ हम नए आने वाले क्वेश्चंस पे तैयार रहते हैं। सवाल जो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से पूछा गया। विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ नेगेटिव मिसमैच फॉर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट ऑफ टॉलरेंस लिमिट। तो जब भी हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पर कुछ बकेट्स में हमें जो है नेगेटिव मिसमैच की जांच करनी होती है, और उसके टॉलरेंस लिमिट को जो है देखना होता है। उसके आधार पर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है एल्को कमेटी बैठती है और कुछ डिसीजन लेती है इंटरेस्ट रेट पे या उनमें इस पर जो है एक्शन लेके काम करती है बैंक के, कि वहाँ पर क्या क्या बकेट में उसमें मिसमैच है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा बकेट सही है। तो इसके जो बकेट होते हैं 1 से 7 दिन होते हैं, 8 से 14 दिन होते हैं, और 15 से 30 दिन होते हैं। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो ये इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अभी बीच में ये सवाल हायर स्केल में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी ये स्केल 1 से 2 में पूछा गया। तो आप देखिए कितने बकेट होते हैं। 1 से 7 दिन का बकेट होता है, 8 से 14 दिन का बकेट होता है, 15 से 30 दिन का बकेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो 2 से 7 गलत है, 7 से 14 गलत है, 15 से 28 भी गलत है, तो एक सही है 8 से 14। तो यहाँ पर आंसर होगा 8 से 14। एसेट लाइबिलिटी मतलब आपने कोई लोन दिया है और आपके यहाँ जो कोई डिपॉजिट है, उनके बीच का जो टॉलरेंस लिमिट का जो बकेट्स के डेट्स होते हैं नेगेटिव मिसमैच के, उसके आधार पर जो है कुछ डिसीजन लिए जाते हैं एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के लिए, या लिक्विडिटी रिस्क मैनेज किया जाता है। और फिर उसके लिए कैपिटल जो है उसको बैंक को देखना पड़ता है कि अगर कोई डिपॉजिट लिए हैं, अगर वो 14 दिनों में मांगने आ जाए तो हम कहाँ से देंगे, क्योंकि हमने जो लोन दिया है, एसेट दिया है, वो तो ज़्यादा दिनों के लिए दिया है, इसीलिए वहाँ पर लाइबिलिटी मैनेजमेंट किया जाता है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विच सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस स्पेशल क्रॉसिंग। तो देखिए, अगर क्लरिकल टू ऑफिसर में सामान्यतः अब एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, जिसमें कौन सा क्वेश्चन फेमस है सुधीर, याद आ रहा है? 0 to 1 में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछता है, जनरल क्रॉसिंग क्या है, जनरल क्रॉसिंग क्या है जनरल क्रॉसिंग का, जी है सर। ना? तो ये हायर स्केल में है, स्केल जी 1 सर, से 2 में। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर एक सेक्शन पूछ लिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, स्पेशल क्रॉसिंग। जब भी जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, किसी चेक के मुख पृष्ठ पर अगर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो उसे जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं, बराबर सुधीर जी? लेकिन जी सर, अगर बिल्कुल सर। उसी समानांतर रेखा के बीच में अगर कुछ लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है फिर? वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाता है। अकाउंट में चेक जी जी। हाँ। तो अगर मान लीजिए किसी चेक के समानांतर जो रेखा पैरेलल खींची गई वहां पर लिख दिया जाए, आपका कौन सा बैंक है सुधीर जी? आप तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गए सर। उत्तर प्रदेश यूपीजी ग्रामीण बैंक। बैंक। तो हम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर देंगे तो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगा, मतलब वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। तो ये जो सेक्शन है उसका जिक्र किया गया है अंडर सेक्शन 124 ऑफ एनआई एक्ट, जिसमें स्पेशल क्रॉसिंग की व्याख्या की गई है। जैसे जनरल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग मतलब किसी चेक के मुख पृष्ठ पर दो समानांतर रेखाएं खींच जाती हैं तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। उसका पेमेंट काउंटर पे नहीं होता, उसका पेमेंट जो है खाते में होता है। लेकिन अगर स्पेशल उसके अंदर कुछ लिख दिया जाए तो फिर जो लिखा गया है वहीं पर ही उसका पेमेंट होगा, उसके पार नहीं होगा, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। अगर दो समानांतर रेखा के बीच में लिख दिया जाए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो वो चेक की राशि जो है उस हितग्राही के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अकाउंट में ही खोले जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये इस देखिए, एक बात तो ये तय हो गया है ना सुधीर जी कि हमको चेक के बारे में खूब सारा पढ़ के जाना है, बराबर है? अभी आपने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में जी देखे सर। होंगे चेक से जुड़े हुए कितने सवाल पूछते हैं हर एग्जामिनेशन में। चेक से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं कम जी से सर। कम 5 सवाल एक एग्जाम में। चेक से जुड़ा हुआ, मटेरियल अल्ट्रेशन से, पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक, है ना, सीटीएस चेक, चेक क्लियरिंग में डिले, और आपका इनकम्प्लीट चेक। चेक से जुड़ा हुआ 4-5 सवाल या 6 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको चेक से पढ़ने हैं अच्छे से।
दूसरा, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो नए हैं उनमें सवाल पूछे जाते हैं। ये स्क्रीन पर आपका सवाल दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पूछा गया है। व्हाट इज द रीपेमेंट पीरियड फॉर प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम फॉर द फर्स्ट ट्रांच up to 1 lakhs, and how many months repayment period for the second tranche up to 2 lakhs? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तो अच्छे से पढ़ के जाना है, सारे स्केल के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे ही जा रहे हैं। वैसे हम लोग कई बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है बहुचर्चित योजना है। और इसमें मैक्सिमम कितना लोन देते हैं, सुधीर जी बताइए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितना लोन देते हैं? 3 लाख का लोन देते हैं 5% के कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ओके। और इसकी फीचर आपने बता दिया कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। कितने ट्रांच में लोन देते हैं इसको? जी सर। कितने कितने दो ट्रांच में लोन देते हैं? ट्रांचेस में देते हैं सर। पहली ट्रांच 18 महीने के लिए। ओके। पहली ट्रांच सर 1 लाख रुपए का देंगे 18 महीने के लिए। जी। बहुत बढ़िया। और दूसरा जो ट्रांच है वो 2 लाख देंगे, जिसका रीपेमेंट जो है कितने दिन में होगा? 30 महीने में 30 मंथ्स। 30 मंथ्स में। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इतना पॉपुलर सीरीज का योजना है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, जो हमें तो पूरी तरह से आना ही आना चाहिए। अगर हम जैसे अभी हमारे सुधीर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी, याद आ रहा है क्या? विश्वकर्मा जयंती के दिन हुआ था शायद, है ना? विश्वकर्मा जयंती के दिन 17 सितंबर जी सर, सितंबर 2023, में दो। है ना? तेईस। 17 सितंबर जी जी। 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो है की गई थी। और ये जो योजना है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कारीगर और शिल्पकार लोगों को जो है वित्तीय सहायताएं प्रदान करती है शुरू से अंत तक। उनको मतलब ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग के बाद उनको लोन दिलाना है और काम दिलाना है, रोजगार दिलाना है। ऐसे लोग जो अपने हाथों से औजारों से काम करते हैं, ऐसे लोगों को इसमें योगदान देना है। इसमें ट्रेनिंग भी देनी है। ट्रेनिंग फर्स्ट ट्रांच के लिए कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग, है ना? कितने दिन की ट्रेनिंग देनी है फर्स्ट ट्रांच के लिए? जी सर, 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग देनी पाँच है, से पाँच सात सौ दिनों रुपये की ट्रेनिंग। स्टाइफंड भी देंगे। 500 रुपये स्टाइफंड। और सेकेंड ट्रांच के लिए कम से कम कितने दिनों की ट्रेनिंग होनी है? 15 दिनों की ट्रेनिंग होनी है। फिर हाँ। टूल किट के लिए जी जी। पैसा देना है। टूल किट के लिए कितना पैसा देना है? 15,000 रुपये देना है टूल किट, 15,000। है ना? 15,000। फिर उसके जी जी। बाद फर्स्ट ट्रांच के लिए 1 लाख रुपए, जिसका रिपेमेंट 18 महीना। सेकंड ट्रांच के लिए 2 लाख रुपए, जिसका रिपेमेंट 30 महीना है। 30 में। और हाँ, इसके लिए एक परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा, और बाकी बुनियादी प्रशिक्षण है। और स्कीम्स जो है इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हायर स्केल में ये भी पूछता है कि अगर उसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मिलेगा कि नहीं, तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, पात्र नहीं है वो, है ना? अगर क्योंकि एक जन सरकारी सेवा सदस्य है तो उसको उनके परिवार में कार्यरत सदस्य को नहीं मिलेगा। और इसमें एक फैमिली का मतलब होता है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, अनमेरिड बच्चे। तो इतना याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर सवाल दिख पा रहा है आपको? क्या सवाल है, पढ़िए तो हमारे सुधीर जी पढ़ेंगे। As per bank policy, an account is typically locked after consecutive incorrect password attempt for online banking access. तो सुधीर यहाँ पूछ ये रहा है, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं जी हाँ, सर। कितने बार अगर गलत पासवर्ड डालेंगे तो वो लॉक कर देगा? कितना होता है? 3 टाइम्स होना चाहिए सर, एग्जैक्टली नहीं है, 3 टाइम्स। ओके। तो अभी चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अल्टरनेट डिलीवरी चैनल में बढ़ोतरी हुई है, तो ई प्लेटफॉर्म पे जितने सारे सर्विसेज हैं वो आपके आईटी पॉलिसी में दिए गए हैं। तो आईटी पॉलिसी को पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आपका पासवर्ड का लेंथ कितना होता है, पासवर्ड कितने बार गलत डालते हैं, कितने समय में एक्सपायर हो जाता है, ये सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर गलत पासवर्ड कितने बार डाल सकते हैं उसके बाद अलाउ नहीं करेगा सिस्टम, वो है 3 अटेम्प्ट्स। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल पूछ रहा है कि द पेई विल इशू ए चेक बाउंस डिसऑनर नोटिस टू द ड्रॉयर person who issues the check to make the check amount payment within how many days of receipt of notice?
एक चेक कोई डिसऑनर हो जाता है, अगर चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस होने के बाद जो ड्रॉयर मतलब चेक लिखने वाला है, और जो पेई जो चेक की राशि को पाने वाला है, तो जो ड्रायर को है कितने दिनों के अंदर पैसे दे देने होंगे पेई को, नहीं देंगे तो कोर्ट केस लग सकता है अंडर सेक्शन 138 में। तो कितने दिनों के अंदर देनी चाहिए सुधीर, क्या लगता है कितने दिनों में देना चाहिए? जैसे आप, जैसे उदाहरण के 30 डेज तौर पर मैं सर। बता रहा हूँ, सुधीर जो है किसी को लोन देता है तो क्या करते हो आप? पीडीसी लेते हो, क्या लेते हो? पीडीसी लेते हो ना, पोस्ट डेटेड चेक। जी सर। जी सर। जी कि अगर मैं ईएमआई नहीं पटा पाया तो आप ये चेक लगा देना, ठीक है, बराबर। आपने चेक सर। लगा दिया, चेक बाउंस होके आ गया, ठीक है, चेक बाउंस होके आ गया, तो आप उसको एक नोटिस देते हो। वो नोटिस में क्या लिखा रहता है कि ये नोटिस पाने के कितने दिनों के अंदर पैसा पे कर दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक 138 में जो है आपको जो है सूट फाइल करेंगे। तो वो टाइम है 15 दिन। 15 दिन के अंदर पैसा पे कर दीजिए। और 15 दिन के अंदर नोटिस पाने के पैसा नहीं पे किया तो 30 दिनों के अंदर, वो नोटिस रिसीव होने के 30 दिनों के अंदर कोर्ट के में जो है वो फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बात बोली गई है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप जब 138 तो इतनी बार पढ़े हैं तो सवाल को पढ़ के आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक पीएम सूर्य घर के बारे में सवाल पूछा गया। पीएम सूर्य घर जो है पॉपुलर स्कीम है, कुछ जानते हो सुधीर, पीएम सूर्य घर के बारे में बता पाओगे कुछ? जी सर, सोलर रूफटॉप के लिए है सर। हाँ, 3 किलोवाट तक के लोन पे इसमें सरकार सब्सिडी सरकार रहती है। चाहती है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक जो है अपने घर के छत के ऊपर क्या लगाएं? सोलर पैनल लगाए सर, सोलर पैनल। सोलर पैनल लगाएं, ठीक है। उसके लिए सरकार जो है 75,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया, है ना। निवेश क्यों कर रहा है? क्योंकि सरकार इसमें सब्सिडी देता है। सरकार चाहता है कि लोग अपने घरों की छतों पर जो है वो ये सोलर पैनल लगाएं, और सरकार जो है उनको सब्सिडी देंगे। और इसमें जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 2 से 3 किलोवाट के बीच के जो लागत वाले हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि उसमें सब्सिडी है। साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसमें स्वच्छ ऊर्जा को या जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक बिजली स्रोत में निर्भरता कम हो, और प्राकृतिक बिजली स्रोत पर जो है बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। और इसके तहत अधिकतम सब्सिडी कितनी दी जाती है? 78,000 रुपये। 78,000 सर, 78,000। 78,000। तो और मैक्सिमम कितने किलोवाट तक के हैं, उसमें लोन कितने दिए जाते हैं? छः दस लाख रुपए किलोवाट तक। तक के लिए। छः 6 लाख तक, अच्छा। 6 लाख तक के लिए दी जाती है। और ये जो है अभी 2024 में इसकी शुरुआत की गई। 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इसमें जो है आपको अधिकतम जो है 78,000 की सब्सिडी है। बाकी डिटेल योजना जो है आप लोग के लॉगिन सेक्शन में है ही है, क्योंकि इसमें 1 से 2 किलोवाट के लिए जो 30,000 रुपये प्रति किलोवाट मतलब 60,000 रुपये तक, और 2 से 3 किलोवाट के लिए 78,000 तक का, और तीन जी सर। किलोवाट से ज़्यादा हैं तो भी उनको 78,000 मिलेगा। अधिकतम 10 किलोवाट तक के जो है दिए जाते हैं। और लोन की जो राशि है वो 6 लाख रुपए तक है। और बाकी डिटेल जो है इस स्कीम्स में देख लीजिएगा। आप लोग देना भी चालू कर लिए होंगे सोलर रूफ टॉप स्कीम्स में, है ना। चलिए, तो इसमें हमारे साथी ने क्या सवाल पूछा था वो नहीं बताया, तो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट एंड टोटल एडवांस ऑफ उड़ीसा ग्राम्य बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024? क्योंकि एग्जामिनेशन अभी 27 अप्रैल 2025 को हुआ था, और उस समय जो है ज़्यादातर अभी आप लोग के जो आरआरबीज हैं या नेशनलाइज बैंक के भी हैं, तो उनके सब कंप्लीट फाइनेंशियल रिजल्ट अभी जो ऑडिटेड हैं 25 के नहीं आए हैं। तो इसीलिए जब तक 25 के ना आ जाएं, 24 के पूछे जाते हैं, तो आप मतलब अधिकारी कर्मचारी जो प्रमोशन ले रहे हैं उनसे ये अपेक्षा रहती है कि अपने बैंक के एडवांसेस, डिपॉजिट, एनपीए
प्रॉफिट, कासा, पीसीआर, ये मुख्य मुख्य जो बिंदु एनपीए, इनके बारे में जानकारी उनको हो, सीडी रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो, सीआरएआर, इनके बारे में जानकारी हो, इसीलिए सवाल पूछते हैं। यहाँ पर उड़ीसा ग्राम्य बैंक के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट 16,258 करोड़ है, और टोटल एडवांसेस जो है 8,954 करोड़ है। ये 31 मार्च 2024 का बिजनेस फिगर है। अब अभी जो है मई जून में सारे बैंकों के ऑडिटेड बैलेंस शीट आ जाएंगे, तो अगले साल भर अगला एग्जामिनेशन जो होगा वो मई 2025 का पूछेगा। जब तक ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं आए तब तक आप पुराना भी आपको पढ़ना होगा। तो इनका टोटल अगर बिजनेस देखेंगे तो 25,000 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें 16,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है और 9,000 करोड़ जो है एडवांसेस है। अगला सवाल आप, और सुधीर जी आपका बैंक तो काफी बड़ा हो गया पूरे इंडिया में, है ना? उत्तर प्रदेश जी सर। ग्रामीण बैंक। जी सर। जी सर, मुझे फायदा हो गया, सदानंद जी भी हमारे साथ आ गए, सदानंद जी भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, उत्तर अच्छा, प्रदेश ग्रामीण बैंक बन गया सब साथ। साथ में आ गए, अब सबको पढ़ने के लिए बुला जी लो फिर सबको एक साथ, है ना? जी सब जी अलग जी अलग सर। पढ़ रहे थे, एक साथ पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है अच्छे लाल जी भी शायद ग्रामीण बैंक से, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से ही है शायद, अच्छे लाल जी भी। जी हाँ। जी सर, जी सर, नमस्ते सर। अरे अच्छे नमस्ते। लाल जी हैं आज, आए हैं? जी तो सर। अच्छे लाल जी, सब परिवर्तन हो गया 1 तारीख से कि? जी सर, हाँ सर, हो गया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया सर। और सबसे बड़ा बैंक हो गया तो पार्टी भी बड़ी होनी चाहिए, है ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, पार्टी चार की हजार चल तीन रही सौ है। ब्रांचेज हो गए हैं सर। बताइए, चार जी। हजार तीन सौ ब्रांचेस हैं। एक स्टेट के अंदर सर, मानना पड़ेगा। कई कई नेशनलाइज बैंकों के पूरे इंडिया में इतनी ब्रांचेस हैं, आपकी तो एक स्टेट में, आप चप्पे चप्पे में, आप मतलब आपका पहुंच होगा, सब है ना? यही हमारा ही तो, बैंक दिखेगा सर। तो बड़ौदा यूपी बैंक और आर्यव्रत बैंक, और कौन सा बैंक मर्ज हुआ? प्रथमा यूपी सर, प्रथम प्रथमा यूपी। प्रथमा प्रथम। यूपी। तो सभी तो बड़े बड़े बैंक हैं यही हैं। जी सर। जी सर। तो बैंक भी बड़ा होगा, और हमारे साथ हमारा जो साथी है वो उत्तर प्रदेश के राज्य में शासकीय योजनाओं के लिए हमेशा खड़ा होगा, है ना? तो जी सर। आप लोग जो हैं इतने चप्पे चप्पे पर हैं कि आप लोग जो हैं सभी जगह काम करेंगे। और आपको किस पर ध्यान देना है, जो ये सवाल है इस पर ध्यान दें। ये सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है? सवाल को पहले पढ़िए सुधीर जी, फिर बताता हूँ सवाल क्या बोल रहा है, बताइए। A saving or current account shall be treated as inoperative if there are no customer-induced transaction in the account for a period of over 2 years के लिए सर, customer-induced transaction। चलिए, तो आपने उत्तर बता दिया कि सवाल ये कह रहा है कि अगर कोई ग्राहक जो है खुद से लाया हुआ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता कितने समय तक, तो वो अकाउंट जो है इन ऑपरेटिव अकाउंट हो जाएगा। तो हमारे सुधीर जी ने बताया, दो दो साल तक अगर कोई कस्टमर जो है अपने सेविंग या करंट अकाउंट में लेन देन नहीं करता है, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं करता है, तो उसे इन ऑपरेटिव कहा जाता है 2 साल के अंदर। अब ये सवाल हर एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, छोटे बड़े स्केल, जी। साल ऑल स्केल में, 3 4 में भी यही सवाल पूछता है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आपको इन ऑपरेटिव होने देना नहीं है। नहीं। समझ जी। में आया तो बोलिए, अच्छे लाल जी आहो बोली। हम्म इसके हो पीछे सर। इसके पीछे का उद्देश्य जहाँ नियम है ना, कि किसी भी अकाउंट को इनऑपरेटिव होने नहीं देना है, उसको हिला के रखना है, मतलब उसको जगा के रखना है कि भाई तुम करो, इंड्यूस ट्रांजेक्शन करो अपना, क्या है भैया, क्या हालत है? जी कहीं सर, खो डेफ तो में नहीं नहीं गए? पहुंचने देना पैसे, वो हैं? डेफ, डेफ अकाउंट में नहीं जाए। हाँ, डेप में न जाए, या अनक्लेम ना हो जाए, क्लेम या ना हो जाए। कहीं मिस ना हो जाए वो, या क्या हो गया, उसको कनेक्टेड रखना है ट्रांजैक्शन, मतलब करते रहे वो, कहीं ना कहीं इनकम करे, कुछ करे, ऐसे वो हो जाए। इसलिए यहाँ पर आपको ये भी सेग्रीगेशन रहता है कि मान लीजिए 1 साल तक हो गया तो हमारे सुधीर जी को घर भेज देते हैं हम, जाओ अच्छे लाल जी के घर में देख के आओ कि अच्छे लाल जी पिछले 1 साल से बैंक नहीं आए हैं, कोई पैसा भी नहीं जमा कर रहे हैं। जाना ही पड़ेगा, है ना? आप जाइए। तब फिर अच्छे लाल जी के यहाँ गए तो बोले, मतलब अच्छे लाल जी तो अच्छे ही हैं लेकिन पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, है ना, लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आप उनको सिखाइए, वित्तीय साक्षरता बताइए, उसके फायदे बताइए और उनको जोड़िए। उद्देश्य इसके पीछे का सीधा सीधा यही है, केवाईसी अपडेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इनऑपरेटिव या अनक्लेम डिपॉजिट पे इसलिए दिया जाता है कि उनको जब एक्टिवेशन किया जाता है तो ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर किया जाता है, ताकि उसका पैसा जो है सही जगह पहुंचे या क्लेमेंट तक पहुंचे।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एन अकाउंट इज कंसिडर्ड एन अनक्लेम डिपॉजिट इफ इट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देखिए अनक्लेम डिपॉजिट पे फिर सवाल पूछ लिया। पहले था इनऑपरेटिव डिपॉजिट, दूसरा है इनऑपरेटिव अकाउंट्स जो होते हैं वो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है, बराबर है, क्योंकि इनमें लेन देन होता है। और अनक्लेम डिपॉजिट जो तीनों अकाउंट हो सकते हैं, सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। तो अनक्लेम डिपॉजिट कैसे होगा? अगर किसी खाते में 10 साल तक लेन देन नहीं हुआ या 10 साल तक उस खाते का क्लेम कोई नहीं किया तो वो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। तो एक अगर फिक्स डिपॉजिट है, अगर 1 साल के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, आज है तारीख 17 मई, मतलब आज कितना, 5 मई 2025, तो 1 साल के लिए किया है तो 4 मई को मैच्योर हो जाएगा 2026। उसके बाद से ओवरड्यू हो जाएगा, और जब ओवरड्यू हो जाएगा और उससे लेके 10 साल तक अगर कोई क्लेम नहीं करेगा या वो रिन्यू नहीं होगा कस्टमर के मैंडेट पर, तो वो अनक्लेम्ड कहलाएगा। तो जब ओवरड्यू हो जाएगा तो अनक्लेम होगा वहाँ से 10 साल के अंदर। लेकिन सेविंग में और सीडी में अगर 10 साल तक लेन देन नहीं हुआ, 10 साल के ऊपर वो अनक्लेम्ड हो जाएगा। और अनक्लेम्ड हो गया तो अगले महीने की 15 तारीख तक वो आरबीआई को चला जाता है डेप फंड के रूप में, जहाँ पर 3% ब्याज मिलता है। और डेप फंड से जब क्लेम आता है तो वो क्लेम जो है आपको उसके खाते में जमा करना है। डेफ क्लेम को देखने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया। वो पोर्टल का नाम क्या है सुधीर जी? उद्गम पोर्टल सर, अनक्लेम उद्गम। डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। हाँ, तो आरबीआई या भारत सरकार ये समझती है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक सुधीर जी के शाखा में पैसा मांगने नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है मिसिंग हो जाए, डेथ हो गई हो। तो वो क्या करते हैं, ये सारे डिटेल जो है उद्गम पोर्टल में डाल दें ताकि उनके जो क्लेमेंट हैं, लीगल हेयर्स हैं, वो सर्च करके देख लेंगे और जिसका पैसा है उसको जनता को दे देंगे। यही इसके पीछे का है। तो क्रोनोलॉजी इस तरह से है। 2 साल तक लेन देन नहीं हुआ तो उसको इनऑपरेटिव। अगर कोई 7 साल से गुमशुदा है तो उसको क्या बोलते हैं? मिसिंग पर्सन। और मिसिंग पर्सन का अगर सर्टिफिकेट या कोर्ट से वेरिफिकेशन दे दिया है तो उसको भी प्रिज्यूम टू डेथ बोलते हैं और डेथ सेट कलम जैसे सेटल करते हैं। और अगर किसी खाते में 10 साल तक लेन देन नहीं होता है तो 10 साल से ऊपर हो जाता है तो वो डेफ में हो जाता है उसका क्लासिफिकेशन, और पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है डेफ में, जो मेंटेन करता है आरबीआई। और आरबीआई उसका इस्तेमाल जो है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के तौर पर करता है। अगर कोई क्लेमेंट आता है और मेरा पैसा सबसे पहले खाते खाते में देखने जाता है, सुधीर है ना, आपका सुधीर का ट्रांसफर हो गया रहता है उस शाखा में, और आता है उसके यहाँ मेरा पैसा कहाँ चला गया, वो बैंक मैनेजर की धोखाधड़ी से वो पैसा जो है गायब हो गया, ऐसे पहले मेरा खाते का पैसा ले गया। तो ऐसे कई शिकायत आते हैं, ग्राहक लिख के देता है, क्योंकि उसके खाते में ना वो एंट्री होता है, डेबिट एंट्री होता है। और डेबिट कई एंट्री। बार ठीक से मतलब पंचिंग ठीक से नहीं होता है, तो पता नहीं चलता कि इसको कहाँ गया है सर ना। ऑटोमेटिक रिन्यूअल हुआ। तो पता नहीं चलता है कि वो पैसा कहाँ गया है। अगर ठीक से लिखा हुआ है तो पता जर चलेगा, और ठीक से नहीं लिखा रहता है तो फिर पहले आरोप लगा लेता है कि बैंक के धोखाधड़ी की वजह से हो गया, फिर बाद में पता चलता है डेप में गया, फिर क्लेम आप दिलाते हो। चलिए, तो यहाँ पर आंसर है 10 साल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ फर्नीचर फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल्स फिटिंग एंड एयर कंडीशन? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सामान पे डेप्रिसिएशन पूछा गया है, तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%। अगर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह बोलता तो 33.33%। तो ये जो है डेप्रिसिएशन परसेंटेज पूछा गया है डिस्पोजल ऑफ, उसमें जो फर्नीचर एंड फिक्सर्स में ये डेप्रिसिएशन पूछा गया है। तो अगर ज़्यादातर वैसे तो कंप्यूटर और प्रोडक्ट्स का पूछता है तो उसका 33.33% होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स का पूछा गया तो यहाँ पर 10% होगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द ऑडिट फ्रीक्वेंसी फॉर हाई रिस्क रेटेड ब्रांचेस? तो जब ब्रांचेस के ऑडिट इंस्पेक्शंस होते हैं तो ब्रांचेस के ऑडिट इंस्पेक्शन में उनको कुछ रिस्क क्लासिफिकेशन किए जाते हैं।
कि किस रिस्क में ये ब्रांच है, तो उसको हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। फिर हाई रिस्क के भी अलग अलग हैं, वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, ऐसे रहते हैं। तो अगर हाई रिस्क की ब्रांच है तो ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? तो सामान्यतः 6 से 9 मंथ होती है। अलग अलग बैंक के ऑडिट पॉलिसी को आप देख लीजिएगा कि आपका हाई रिस्क की ब्रांच है तो अगला ऑडिटर कब आएगा। तो हाई रिस्क की ब्रांच है तो 6 to 9 मंथ। आपके यहाँ कितना है, याद आ रहा है आपको सुधीर जी, हाई रिस्क की सर 6 to 9 मंथ्स की अराउंड ही है जी सर। ब्रांच? तो हाई रिस्क की ब्रांचेस में आपको जो है ऑडिट पॉलिसी को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट पॉलिसी पे, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी पे इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट को देखता है आपकी ब्रांचेस का, इसीलिए सवाल इसके पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः 6 से 9 महीना हाई रिस्क में, मीडियम में जो है 12 से 15 महीना, और लो रिस्क में 15 से 18 महीना ऐसे रहता है। तो ये डिपेंड करता है हर बैंक की अलग अलग जो राफिया पॉलिसी होती है, रिस्क फोकस इंटरनल ऑडिट या रिस्क बेस इंटरनल ऑडिट, ये दो तरह के ऑडिट होते हैं। इनमें पॉलिसी में इंस्पेक्शंस फ्रीक्वेंसी होते हैं। आफ्टर हाउ मेनी पीरियड ए सब स्टैंडर्ड अकाउंट विल शिफ्ट इन डाउटफुल एसेट? तो कोई भी अकाउंट्स है वो उसके सफ़र के बारे में पूछा गया। अगर सही तरीके से ईएमआई आ रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो वो स्टैंडर्ड अकाउंट कहलाएगा। अगर डिले ईएमआई आ रहा है तो ये रेगुलर अकाउंट कहलाएगा। फिर उसके बाद उसको एसएमए कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। अगर 1 दिन से लेकर 30 दिन तक डिले है तो एसएमए 0 कहते हैं। 31 से 60 दिन है तो एसएमए 1 कहते हैं। 61 दिन से 90 दिन का डिले है तो एसएमए 2 कहते हैं। 90 दिन से ज़्यादा डिले हो गया ईएमआई या इंटरेस्ट पेमेंट तो वो एनपीए हो जाता है। और जब एनपीए होता है 90 दिन के ऊपर, तो वो कहाँ चला जाता है? सब स्टैंडर्ड में चला जाता है। सब स्टैंडर्ड में कितने दिन रहेगा सुधीर? 1 साल रहेगा सर। 12 महीना रहेगा। 12 12 महीने महीने के बाद वो कहाँ चला जाता है? डाउटफुल में चला जाएगा एसेट सर। में है। और डाउटफुल एसेट्स में भी 3 कैटेगरी होते हैं। 12 महीना सब स्टैंडर्ड में खाना पानी पीने के बाद वो चला जाएगा डाउटफुल में। अब डाउटफुल 1 में 12 महीना रहेगा, मतलब डाउटफुल 1 में 1 साल रहेगा। फिर उसके बाद चला जाएगा डाउटफुल 2 में, वहाँ 2 साल रहेगा। मतलब डाउटफुल 1 में 1 साल रहेगा, डाउटफुल 2 में 2 साल रहेगा। टोटल डाउटफुल में 3 साल रहने के बाद, 3 साल से ज़्यादा होता है तो फिर वो डाउटफुल 3 में रहता है और वहाँ लंबे समय तक पड़ा रहता है। डाउटफुल 3 में रहने में क्या है कि चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड पोर्शन हो, सब में 100% प्रोविजन होता है। डाउटफुल 3 में हम जाने के बाद ये कहते हैं कि भाई अब पूरा रिस्क हो गया, अब पूरा पैसा बैंक जो है प्रोविजन कर ले। लेकिन वो डाउटफुल 3 में लंबे समय तक रहेगा। कब तक रहेगा? मान लीजिए बैंक ने लॉस डिक्लेयर कर दिया या आरबीआई ने लॉस डिक्लेयर कर दिया, तब वो लॉस में जाएगा, अदरवाइज डाउटफुल 3 में रहेगा। एक कंडीशन ऐसा है, अगर किसी भी समय किसी अकाउंट्स के इंस्पेक्शंस करने गए और उसमें सिक्योरिटी उसके आउटस्टैंडिंग से 10% कम हो जाता है तो सीधे सीधे लॉस में चला जाता है विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। मुद्रा लोन दिए किसी को, उस समय सारा सामान रखा, अचानक देखने गया हमारा सुधीर तो देखा कि 1 लाख का मुद्रा लोन दिए थे, आज हम उनके यहाँ 5,000 की सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अकाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए, सिक्योरिटी 5,000 है, बाकी बेच खाया। वहाँ बकरी एक रखा हुआ है बस, बकरी की कीमत 5,000 है बस, बाकी कुछ सामान नहीं है। तो फिर उसकी सिक्योरिटी जो है कम हो गई, तो फिर ये लॉस में चला जाएगा। और अगर किसी भी समय इंस्पेक्शन के समय अगर उसकी सिक्योरिटी 10% से ज़्यादा 50% के अंदर रही तो वो डाउटफुल 2 कैटेगरी में होगा। तो ये 12 सवाल हम आज जो है मैं तैयार कर पाए। धीरे से माहौल बनाएंगे डेली पढ़ने का। अभी हम लोग जो है धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अभी टीवी खोल के देखने से कैसे लगता है अभी ना, ऐसे युद्ध युद्ध हो जा रहा है ऐसे टाइप का लगता है। और इसलिए न्यूज़ एक ही बार देख, दिन में एक ही बार देखा करो जब थोड़ा समय हो। बार बार देखने से ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही यहाँ का मीडिया जो है पगलाए गया है, ऐसे टाइप का लगेगा। कल फिर जंग का आगाज होगा, हार या फिर जीत जो कुछ भी होगा अपने पास होगा, और सफलता उससे मिलेगी जिसके पास उसका खुद का आत्मविश्वास होगा। तो हमारा आत्मविश्वास है तो हमें सफलता मिलेगी, हमारे मन में जो सोच है हमें मिलेंगे,
जो आपके अंदर चल रहा होगा वही आपको मिलेगा। ध्यान रखना है आपने क्या चाहिए, आपके मन में क्या चल रहा है। मैं तो बोलता हूँ सफलता पाने के लिए एक छोटा सा काम करना है, सुधीर जैसे करेगा अभी इस साल भी। आपने क्या करना है, जो जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नए नए टॉपिक्स आते हैं, उनको लिखते जाना है। और उसके बारे में नोट्स जरूर लिखना है, एक पन्ने में एक टॉपिक का नोट्स होना चाहिए। अगर फॉरेन एक्सचेंज है, कोई बड़ा टॉपिक है, तो चलो 4-5 पन्ने में हो जाए, लेकिन अगर एक छोटा टॉपिक है, मान लीजिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, उसको एक पन्ने में हो जाएगा ना सुधीर? जी सर, बिल्कुल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो वो है, वो एक पन्ने में हो ही जाएगा, है ना? जी सर। ठीक उसी तरह आप कोई सा और स्कीम्स ले लो, पीएम सूर्य घर, वो भी एक पन्ने में है। तो आप नोट्स बनाते चलिए। अभी इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। मैं ये जो स्केल 1 से 2 है, कल या आने वाले सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो ग्रुप में जो वीडियो भेजता हूँ उसको देख पाते हैं सुधीर जी? जी सर। जी सर। है ना, जो वीडियो वगैरह आते हैं, जैसे अभी प्रायोरिटी सेक्टर में सारे चेंज हो गए हैं, हाँ। तो वो सारे भी पढ़ेंगे। बहुत सारे पढ़ने के लिए हैं, हरि अनंत मतलब कथा अनंता वाला हिसाब है। तो हम लोग समय निकाल निकाल के पढ़ेंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करेंगे। और आज विदा लेंगे। स्नैप क्या क्या पॉलिसी, कुछ सदानंद जी बोल रहे हैं हाफ ईयरली, अच्छा हाँ, कुछ कुछ लिख रहे हैं अभी साथी जो हैं। अगर ऑटोमेटिक रिन्यूअल हुआ तो वो रिन्यूअल हुआ तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल तभी होगा ना जब कस्टमर को बताए रहेंगे या उससे मैंडेट लेंगे, तो वो डेप में नहीं जाएगा। क्योंकि जिस समय आप एफडी बनाते हैं तो ग्राहक से लिखवा लेते हैं, है ना सुधीर जी, कि एक जी साल की सर। रिन्यूअल करेंगे, तो वो डेप में नहीं जाएगा, ठीक है। कस्टमर इंड्यूस माना जाएगा उसको। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। जी सर, धन्यवाद सर।